नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा की देखभाल। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मृदा संरक्षण क्या होता है, अलग से आपको दिया हुआ है, क्योंकि बीच में जब नाम आएगा ना मृदा संरक्षण तो आप कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या चीज़ है अभी। तो आपको ह्यूमस समझ में आ गया। ह्यूमस क्या है, जो हमने पहले पार्ट में किया था, इंपॉर्टेंट आपको इसलिए बता रहा हूँ। ह्यूमस क्या है, एक जैविक पदार्थ है। जब आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे गल सड़कर किस में बदल जाते हैं, ह्यूमस में बदल जाते हैं। और ह्यूमस क्या होता है, आपका काले रंग का पदार्थ होता है और जो पोषक तत्व उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मृदा संरक्षण का मतलब है कि इसका आशय उन विधियों से जिनके माध्यम से मृदा के शरण को रोका जा सके और मृदा की उत्पादकता को सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब हमें क्या करना है, मिट्टी की ऊपरी परत को बचाए रखना है। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो भी। तो यहाँ से मृदा संरक्षण देखिए कि जैसे आपकी ये मिट्टी की ऊपरी परत है, अभी आपको पता है कि ऊपरी परत में ही सारे पोषक तत्व है, ह्यूमस है, वो इसी के अंदर होता है अभी। तो हमारा क्या काम है, हमें इसकी पोषकता को बताए रखना है अभी। ऊपरी इसके कटाव को रोकना, सड़न को रोकना है। ठीक है? मतलब इसके कटाव को हमें रोकना, ये नहीं कि पूरी की पूरी ये बहकर चली जाए। तो ये काम भी हमें रोकना है कि इसको यहीं पर रहना। और दूसरा, इसमें जो पोषक तत्व है उसको भी बनाए रखना है। यही है मृदा का संरक्षण। मतलब मृदा को सड़न से बचाना है। अक्षरण मतलब कि उसके कटाव को रोकना है और उसकी उत्पादकता जो पोषणता है उसमें उसमें जो पोषक तत्व हो, उसको भी बचा के रखना क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। और वो क्या-क्या विधियाँ अब हमें इसमें वो पढ़ना है भई। उत्तम फसल के लिए स्वस्थ मृदा अत्यंत आवश्यक है भई। स्वस्थ मृदा का मतलब ये मत समझना कि उसको बुखार नहीं होना चाहिए भई। स्वस्थ मृदा का मतलब है कि उसमें जो पोषक तत्व है, उसकी उत्पादकता है, उसकी जो पोषकता है, उर्वरकता है, वो आपकी होनी चाहिए भई। मृदा एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जीवाणु, कवक, केंचुए, कीट जैसे विभिन्न सूक्ष्म एवं स्थूल जीव होते हैं भी। तो छोटे जीव भी होते हैं और थोड़े से बड़े जीव भी होते हैं उसमें। ठीक है? मृदा में जैसे आपके ये होते हैं ना, जैसे जीवाणु और कवक तो क्या हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए। केंचुए और कीट आपके ये स्थूल हो गए, थोड़े से मोटे। स्थूल वैसे तो होता मोटा, लेकिन इतना मोटा नहीं है ये, बिल्कुल थोड़ा सा इनसे साइज में, जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते वो भी। और क्या क्या चीजें होती है भी, इसमें खनिज होते हैं, जैविक पदार्थ आपको बता दिया, ह्यूमस होता है, जल होती है, वायु होती है। ये जीव जैविक पदार्थों का अपघटन कर मृदा के स्वास्थ्य को सुधारते हैं भी। ये जीव क्या करते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं इनका अपघटन करते हैं। अपघटन मतलब कि जो चीज मृदा को चाहिए वो चीज, मृदा तो आपकी निर्जीव है। अब ये अपघटन किसके लिए करते हैं भी, ये अपघटन करते हैं पौधों के लिए, वनस्पति के लिए। जो उस पौधा है उसको जो पोषक तत्व का चाहिए उसमें बदलते हैं। समझाता हूँ आपको भी। ये आपकी मिट्टी है, इसमें आपके जैविक पदार्थ है। क्या आपके जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस है भी। और क्या है आपके ये सूक्ष्म जीव है। क्या है आपके सूक्ष्म जीव, सही है सारी चीजें। यहाँ पे हमने पौधा लगा दिया भी, क्या लगा दिया, पौधा लगा दिया। अब पौधे को क्या है कि पौधे को आपको ये जैविक पदार्थ नहीं चाहिए, जैविक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट रूप चाहिए भी। तो जैविक पदार्थों को बदलेगा कौन, जैसे इसमें नाइट्रोजन तो है आपका, क्या है आपका, नाइट्रोजन है मिट्टी में, आपका एक पदार्थ है नाइट्रोजन। ठीक है? लेकिन एक गैस है, पदार्थ लगा लीजिए, तत्व लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, समझने के लिए हम करें। नाइट्रोजन, पौधे को नाइट्रोजन नहीं चाहिए। पौधा कहेगा मुझे तो नाइट्रेट के रूप में चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए। नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट कौन बना के देगा उसको भी। ठीक है? जैसे आप हो, दूध है, सारी चीज़ है, चाय है, चीनी है, तो आप कहेंगे सर मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे तो चाय चाहिए, मैं तो चाय लूँगा भी। आप पौधा हो गए और आपने कहा मुझे चाय 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 कौन बनाएगा भी? तो ये सूक्ष्म जीव है ना, ये उस नाइट्रोजन को क्या बना देंगे, नाइट्रेट बना देंगे, नाइट्रस क्या बना देंगे, नाइट्रेट या नाइट्रस बना देंगे। फिर कहेगा हाँ मैं ले लेता हूँ नाइट्रस। तो नाइट्रोजन तो किसी काम की नहीं थी।
तो वही बात आपको यही बताई गई है कि ये होते ना ये सब जैविक पदार्थों का अपघटन मृदा के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जिससे मृदा को स्वस्थ पौधों को आश्रय दे पाती है भी। तो स्वस्थ मृदा कौन-सी होगी? स्वस्थ मृदा वो होगी जिसमें पौधे स्वस्थ रूप से उगेंगे, बढ़िया पौधे उगेंगे। बढ़िया पौधे किसमें उगेंगे? जिसमें आपके पोषक पदार्थ होंगे, जिसमें आपके खनिज पदार्थ होंगे, जिसमें आपके सूक्ष्म जीव होंगे, जो आपके जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं। सारी चीज़ें एक तौर पर क्या है, ये जुड़ी हुई है। अभी कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको हम कर देते हैं स्वस्थ मृदा क्या होगी भी? ये 2 मृदा, 1 मृदा ये, 1 मृदा ये। इसमें जैविक पदार्थ हैं। क्या है आपके? जैविक पदार्थ हैं केवल हम मान लेते हैं अभी। 1 मृदा इसमें क्या है सिर्फ़ आपके जैविक पदार्थ, प्लस में क्या है आपके सूक्ष्म जीव भी। अब आप बताइए स्वस्थ कौन-सा? सर इसमें तो अकेले जीव स्वस्थ तो वैसे ये भी है क्योंकि जैविक पदार्थ है, लेकिन स्वस्थ ज़्यादा स्वस्थ कौन-सी ये? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव क्या है? जैविक पदार्थों का विघटन कर सकते हैं, वरना जैविक पदार्थ क्या है? जैविक पदार्थ बन के ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं। तो अब क्या होगा? सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? जैविक पदार्थों का विघटन कर देंगे और पौधे को जो चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी भी। क्या है? मिल जाएगी, पौधा बढ़िया उगेगा। यहाँ पे यदि सूक्ष्म जीव नहीं होंगे ना, पौधा आपका यहीं की यहीं मारा जाएगा भी। क्योंकि पौधे को सीधे जैविक पदार्थ नहीं चाहिए, उसका थोड़ा-सा बदल कर रूप चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको दूध नहीं पीना, आपको चाय पीनी है। ठीक है? तो ये जो सूक्ष्म जीव ये आपकी स्वस्थ मृदा है अभी। ठीक है? इसकी उर्वरता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कृषक विभिन्न मृदा संरक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। अब ये चीज़ बनाए रखने के लिए भी ठीक है, इसमें उर्वरता बनाए रखने के लिए, चाहे आप ये बोल दो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, चाहे ये बोल दो मृदा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, दोनों एक ही बात है। थोड़ा-सा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है आपने क्योंकि ये तो पढ़ा है कि उपजाऊ शक्ति क्या होती है कि अगर जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे, वही आपकी क्या होगी, भूमि ज़्यादा उपजाऊ होगी। अब इसने उसी भूमि को क्या नाम दे दिया है, स्वस्थ भूमि दे दिया। जिस भूमि में आपके पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, वो आपकी क्या कहलाएगी, स्वस्थ भूमि या स्वस्थ मिट्टी कहलाएगी भी। अब उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी हमें क्या ज़रूरी है भी, तो कुछ विधियाँ हैं भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक विधियाँ कौन-सी है भी, जिनसे हमारी भूमि की उर्वरता, उपजाऊ शक्ति लगा लीजिए, पोषक तत्व लगा लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य बोल दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, बस बात एक है कि उसको पोषक तत्व हमें उसमें बनाए रखने हैं। तो सबसे पहले पारंपरिक विधियाँ भी, पारंपरिक विधियाँ समझते हैं क्या आप? मैंने आपको बिल्कुल लेसन स्टार्ट कराया था तब बताया था कि पारंपरिक विधियाँ वो होती हैं जो हमारी लंबे समय से चली आ रही हैं अभी। ठीक है, 1000 2000 साल से चली आ रही हैं, वो हमारी पारंपरिक विधियाँ हैं अभी। जो हमारा पारंपरिक खाना जैसे गेहूँ है, जो है 7-8 हज़ार साल से हम खाते आ रहे हैं, तो ये आपका गेहूँ जो आपका चावल ये पारंपरिक भोजन है। उसी प्रकार कुछ विधियाँ हैं अभी। तो सबसे पहले विधि कौन-सी है अभी? तो हमारे पूर्वजों ने मृदा के संरक्षण के लिए मृदा का संरक्षण समझ गए ना आप? मृदा का संरक्षण क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना मृदा का संरक्षण कहलाता है। इसमें हम मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं, ये मृदा संरक्षण कहलाता है। चीज़ें क्लियर? तो चले आ जाइए भी। तो अनेक उन्होंने कई आपकी कुशल और व्यावहारिक व्यावहारिक मतलब जो प्रयोग में लाई जाती हैं भी, विधियों का प्रयोग किया। इसमें है एक फसल चक्र परिवर्तन भी। एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न ऋतुओं में एक ही खेत में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मृदा में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। एक अन्य महत्वपूर्ण विधि रही है भी। ये है आपकी क्या? फसल चक्र परिवर्तन। मिट्टी को पोषक तत्व बनाए रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फसल चक्र परिवर्तन। अब आप बताता हूँ फसल चक्र परिवर्तन क्या होता है अभी, ताकि आपको प्रैक्टिकल नहीं समझाया तो हमको एनसीईआरटी बाय विक्रम कौन कहेगा अभी। ये 2 फसल हैं, 2 पौधे लगा लिए हमने, फसल ए है और ये फसल बी है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये फसल ए का पौधा है और ये फसल बी का पौधा है। 4 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आपको, 3 लेता हूँ। यहाँ पे ए, एक और ले लिया और यहाँ पे बी। ठीक है, 6 महीने में फसल पककर तैयार होती है, 6 महीने में। और यहाँ क्या है कि एक ये सूक्ष्म जीव है भई, एक सूक्ष्म जीव ये है और एक सूक्ष्म जीव ये है। इसमें भी 2 सूक्ष्म जीव, एक सूक्ष्म जीव ये है, एक सूक्ष्म जीव ये है।
एक सूक्ष्म जीव ये है और एक सूक्ष्म जीव ये। मज़ा आएगा आपको, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई है। सूक्ष्म जीव ये है और एक सूक्ष्म जीव ये। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है भी। जो ए को क्या चाहिए भी? ए को वो खाना चाहिए, ए जो फसल बोते हैं, जो ये वाला बनाता है अभी, ठीक है। बी को कौन-सा चाहिए? बी को ये चाहिए जो ये सूक्ष्मजीव बनाता है ना लंबे वाला, ये भी। मैं लिख देता हूँ, ये ए इसका बना हुआ भोजन खाएगा, ठीक है। ए इसका, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ना समझ में बता देना अभी, ठीक है। और बी ये लंबे वाला जो पसरा हुआ है ना, तो इसका खाना खाएगा। हम समझ रहे फसल चक्र परिवर्तन। अब देखिए भी, सब काम चल रहा है, सूक्ष्म जीव खाना बना रहे, पोषक तत्व धरती के अंदर। अब मैंने क्या किया, बी फसल बो दी भी। क्या बो दी? बी फसल बो दी यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर बी फसल बो दी, तो ये बी ने जो खाना बनाया है ना, तो वो ये खा लेगा और पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ गया। अब ये फसल पककर तैयार हो गई, खाना इसने खा लिया, अब ये सूक्ष्मजीव फिर से खाना बनाना स्टार्ट करेगा और फिर हमने ऊपर से बी फसल दोबारा से ये इसी जगह पे इसको काट के बी फसल ही बो दी, तो क्या खाना अब अगले पौधे को परिवर्तित हो जाएगा? हाँ, ये थोड़ा-सा और हिम्मत करके बनाएगा, खाना बनाता रहेगा, तो फिर हम बी बो दी, तो हम फिर दोबारा से यहाँ पे खाने की ऐसे तो कमी ही हो जाएगी। लगातार एक ही फसल बो रहे हैं तो खाने की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ए फसल बोई है पहले, तो इसने ए वाला खाना खा लिया जो एक सूक्ष्मजीव ने बनाया। फिर जैसे ये काटी, हमने समय नहीं दिया, ए फसल फिर दोबारा से बो दी, फिर ये खाने की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम एक ही जगह बोते रहे तो खाने की कमी हो जाएगी, आपकी भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, फसल चक्कर है, फसल को चक्कर मतलब बदल-बदल के बोना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए अब, बी बोई थी ना, तो बी वाला खाना इसने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। फसल आपकी तैयार हो गई क्योंकि इसके लिए पोषक तत्व थे भी। फिर हमने क्या किया, अब की बार बी नहीं बोई, हमने ए बो दी भी। तो क्या अब बी को काट कर हमने ए फसल बोई है, क्या ए वाला खाना सुरक्षित है ना? आप कहेंगे हाँ सर, ए वाला बिल्कुल सुरक्षित है, ए खा लेगा भी। और तब तक क्या करेगा, जो ये बी का खाना बनाता है ना, तो ये खाना बी के लिए बनाने के तैयार कर देगा। तब तक ए पोषक तत्व लेके भूमि से ये तैयार हो जाएगी, फसल 6 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। तब तक बी जो ये सूक्ष्म जीव था, ये जो भी था, बी के लिए जो ज़रूरी तत्व चाहिए थे वो तैयार हो गए। फिर हम ए को काट के बी बो देंगे। समझ में आ गई बात? लगातार एक फसल बोएँगे तो एक ही पोषक तत्व ग्रहण करते जाएँगे पौधे और उसको दोबारा पुनर्चक्रण का टाइम नहीं मिलेगा पोषक तत्वों को और पोषक तत्व समाप्त हो जाएँगे। तो आपको फसल चक्र परिवर्तन आ गया, प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया क्या होता है अभी, जिसमें हम विभिन्न ऋतुओं में एक खेत में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं अभी, जिससे मृदा में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। एक अन्य विधि है बहुफसली विधि भी। ठीक है, 1 मिनट देखना अभी। ये जो आपकी ना फसल चक्र परिवर्तन, तो इसमें आपको एक चीज़ दे रखी है। इसमें कहा कि एक ही फसल में हमने अलग-अलग फसल बो दी हुई एक ही खेत में। एक तो ये हो गया कि आप फसल को बदल कर बोते हैं। एक है कि यदि हम इसमें देखिए भी, ठीक है, एक तरीका ये भी है कि इसमें हम ए भी बो दें और बी भी बो दें। तो इसने अलग-अलग फसलें हो गई, इसको अलग खाना, इसका अलग खोना, बहुत ज़्यादा पौधे एक ही फसल के हो जाएँगे, तो सारा भोजन है एक बार में खा जाएँगे भी। तो इसमें हम क्या है कि एक खेत में क्या है कि एक ऐसी विधि है जिसमें हम विभिन्न ऋतुओं में एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगती हैं। ये आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया अभी। एक खेत है, खेत क्या है आपका? एक। ये खेत क्या था आपका? एक ही था। यहाँ अलग-अलग मौसम में अलग-अलग फसलें हम बोएँगे भी, ताकि एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी न हो। आ गई बात समझ में? चलो भई, फिर है आपकी बहुफसली विधि पद्धति भी, जिसमें एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इससे कीटों के प्रकोप की आशंका कम होगी। बहुफसली पद्धति भी, बहु का मतलब वाइफ नहीं होता, बहू का मतलब होता है एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें क्या एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती थी, जिससे कीटों के प्रकोप की आशंका कम होती थी और कम से कम एक फसल की पैदावार सुनिश्चित होती थी भी। फसलों का चयन इस प्रकार किया जाता था कि एक ही खेत में समय-समय पर कटाई होती रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है समोच्च विधि। अब देखिए भी, इसने कहा कि ये आपकी ज़मीन थी। एक तो विधि वो थी कि हमने एक बार ए फसल बो दी, अगले मौसम में जैसे ये आपकी सर्दी का मौसम है अभी,
सर्दी में हमने क्या बो दी? ए बो दी। गर्मी में हमने क्या बो दी? बी फसल बो दी। ये तो आती फसल चक्र वाली भी। कौन-सी विधि थी? फसल चक्र विधि। कौन-सी थी आपकी? फसल चक्र विधि थी। फसल चक्र परिवर्तन भी। ठीक है? और दूसरी विधि ऐसी है कि आपने क्या किया कि अपने खेत में ए, बी, सी, डी कई तरह की फसलें बो दी भी। तो मान लो ए खराब हो गई तो बी तो बचेगी, सी खराब हो गई तो डी तो बचेगी। इस प्रकार 1-2 फसल आपकी बच जाती थी और समय आने पर वो समय-समय पर उनकी कटाई करते रहते थे। जब भी फसल पककर तैयार हुई उसी को वो काट लेते थे। ये आपकी थी बहु-फसल, ताकि मान लो ए को कीट लग गए तो बी तो बच जाएगी। और एक आपकी समोच्च जुताई भी। क्या आपकी? समोच्च जुताई भी। क्या आपकी? समोच्च जुताई समझिए भी। जिसमें वर्षा के जल से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने हेतु पहाड़ी ढलान के प्राकृतिक घुमाव को अनुरूप जुताई की जाती है। म म किसान मृदा के पोषक तत्वों को पुनर्जीवित करने के लिए गोबर जैसी जैविक खाद का प्रयोग करते। बस आपको ये ध्यान रखना, जो आपकी ढलानदार खेती थी ना, उसका नाम दे दिया आपका समोच्च जुताई भी। क्या नाम दे दिया? समोच्च जुताई उसका नाम दे दिया है अभी। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ। समोच्च जुताई क्या होती है? वर्षा के जल से होने वाले मृदा अपरदन को हेतु होती पहाड़ी ढलान के प्राकृतिक घुमाव के अनुरूप जुताई की जाती है भी। यहाँ देखिए भी, ये आपका पहाड़ी ढलान कुछ इस प्रकार से है भी। ठीक है? यदि उन्होंने इस प्रकार से फसल बो दी ना सीधी ही, क्या बो दी? सीधी ही बो दी, तो यहाँ से पानी सीधा ही मिट्टी को बहा के ले जाएगा भी। तो ये क्या है? पहाड़ी घुमाव के अनुरूप जुताई करते भी इस प्रकार से। यहाँ मेड़ बना देते हैं ताकि पानी एकदम से न नीचे जाए भी, बारिश के मौसम में। इसी को हम बोलते हैं क्या? समोच्च जुताई बोलते हैं भी। और इसकी जैविक खाद बनाए रखने, इसमें जैविकता पोषक तत्वों को बनाए के रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खाद आप समझ रहे होंगे, जो आपके गोबर वगैरह से, पशुओं का मल मूत्र वगैरह होता है, पौधे वगैरह होते हैं, उनको गला सड़ाकर जो खाद तैयार की जाती है उसको हम जैविक खाद बोलते हैं भी। क्या आप जानते हैं पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 उत्पादों का एक किण्वित फर्मेंटेड मिश्रण है? पंचगव्य भी। क्या आपका? पंचगव्य भी। ये किससे तैयार होता है? गोबर गाय का है, कभी किसी और चीज का ले आओ भी। मूत्र भी किसका? गाय का। दूध, दही और घी, ये आपका पंचगव्य तैयार होता है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना पंचगव्य में क्या क्या चीज होती है, 5 चीजें गाय की: गोबर और मूत्र, गोबर मूत्र, 2 दूध दही और घी। आपका दूध दही और घी इससे होता। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि यह जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। इन सभी को अगर मिला देंगे ना तो ये क्या है? जैव उर्वरक के कार्य में कार्य करता है। ठीक है? पोषक तत्व बढ़ाता है मिट्टी का, फसलों की वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि करता है और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है भी ये। पंचगव्य भी। क्या आपका? पंचगव्य रोग प्रतिरोधक शक्ति भी पौधों की बढ़ाता। अब तो ये मनुष्य भी लेने लगे हैं भी, मनुष्य भी इसको खाने लगे हैं बाद में, क्योंकि उनकी भी ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो ये थी आपकी पारंपरिक विधि। कौन कौन सी? फसल चक्रण, जिसमें आप फसल को बदल कर बोते हैं, हर मौसम में हर समय पर अलग फसल बोते हैं। दूसरी आपकी कौन सी थी? दूसरी थी सर बहु-फसल विधि, जिसमें आप एक से ज़्यादा अधिक फसलें एक ही समय में बोते हैं कि यदि एक फसल को बीमार कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया तो एक फसल तो आपकी बची रहेगी। और तीसरी आपकी समोच्च विधि, जिसमें आप पहाड़ी ढलानों पर मेड़ बनाकर खेती करते हैं, जैसे उसके कटाव को रोका जा सके, और खाद के तौर पर जैविक खाद का प्रयोग आप प्रयोग करते हैं भी। और यहाँ पर पंचगव्य आपको समझ में आ गया। गाय की 5 जो चीज़ें हमें गाय से प्राप्त होती हैं, गोबर, मूत्र और आपका दूध, दही, घी, इनको मिलाकर बनाया जाता है पंचगव्य, जो पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये थी आपकी पारंपरिक चीज़ें। अब हमें देखनी है आधुनिक दृष्टिकोण भी। आज जो नई विधियाँ हमने विकसित कर ली है अभी, वो तो हमारे पूर्वज बड़े-बूढ़े थे, वो यूज़ करते आए थे। हमने क्या किया है अभी? वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए समतल खेत बनाने के लिए सीढ़ीदार खेती जैसी आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है अभी। अब है कि पहले तो वो किस प्रकार से करते थे, जो खेती करते थे ना, तो इस प्रकार से ढलान होते थे, तो इस प्रकार से वो खेती कर लेते थे यही भी। अब क्या कर दिया उन्होंने? खेतों को सीढ़ीदार बनाना स्टार्ट कर दिया इस प्रकार से भी। जो आपकी समोच्च कृषि थी उसका रूप किसने ले लिया? सीढ़ीदार ने ले लिया अभी। और यहाँ पे मेड़ लगा देते, ये समतल होगी ना यहाँ पे, तो ये समतल भूमि की तरह यहाँ खेती कर लेते हैं अभी।
और मिट्टी का कटाव भी कम हो, जिससे जल का बहाव धीमा हो जाता है। जल अगर यहाँ से जाएगा ना फास्ट रफ्तार से जाएगा, सू जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ ऐसे गिरेगा, फिर यहाँ बहेगा, फिर ऐसे गिरेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अर् पे मेंढ लगी हुई है, मेंढे हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे जल का बहाव तेज नहीं होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा भी। एक वनीकरण अर्थात वर्षारोपण एक प्रभावी विधि है जो मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक करती है। मल्चिंग विधि भी, और क्या है, एक आप मिट्टी के कटाव के लिए पेड़ों को भी लगाने लगे हैं भी। मान लो कहीं ऐसा एरिया जहाँ बाढ़ वगैरह आती है, तेज पानी बहाव आता है, तो यदि आपने पेड़ लगा दिए ना, मान लो कि हर मेड़ पे जो आपका खेत है उसके किनारे पेड़ लगा दिए, जो पानी तेज बह कर आता ना, तो पेड़ इसका बहाव कम कर देंगे। फिर आगे इसका आगे फिर एक लाइन और मिल जाएगी पेड़ों की, तो पेड़ लगाकर भी फिर इसको कम करेंगे। फिर आगे एक लाइन और मिल जाएगी, तो इस तरह आज तो खुले क्षेत्र में बहेगा पानी बिल्कुल, और एक पानी पेड़ों के बीच से धीमा बहेगा, मिट्टी का कटाव बहुत कम हो जाएगा। अब है एक मल्चिंग विधि भी। क्या आपकी मल्चिंग, ये आपकी नई विधि है। मल्चिंग विधि में क्या होता है, फसल के बचे हुए अवशेषों को पुनः खेत में मिलाना, और कुछ पारंपरिक विधियों का वर्तमान में भी किसान प्रयोग करते हैं भी। उर्वरकों का अब देखिए, मल्चिंग क्या है कि जब हमने एक पढ़ा था मंडाई, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करते हैं कि जब अनाज पककर तैयार हो जाती है फसल, तो हम अनाज को अलग निकालते हैं और भूसे को अलग करते हैं, उसको बोलते हैं कढ़ाई या आपकी मंडाई या फिर आपकी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बाद अनाज तो हमने ले लिया, लेकिन जो भूसा बच गया, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, उस भूसे को जब हम खेत में छिड़क देते हैं, ठीक है, फसल के बचे हुए अवशेषों को पुनः खेत में मिला देते हैं, और कुछ पारंपरिक विधियों का वर्तमान में भी किसान प्रयोग करते हैं भी। ठीक है, ये भी आपकी पुरानी विधि है भी, मल्चिंग भी। नाम इसका थोड़ा-सा नया लग रहा है, मल्चिंग विधि। जब हम बचे हुए भूसे को खेत में पुनः मिला देते हैं, वो जैविक खाद का रूप लेता है अभी कुछ समय बाद। क्योंकि सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन कर देंगे भी, ठीक है? उसको पोषक तत्वों में बदल देंगे, जो आपकी फसल को चाहिए भी। तो ये मल्चिंग आपका हो गया। फिर कहता है कि अगर हम उर्वरकों का भी, जो खाद वगैरह है ना, खाद आपने देखा होगा, यूरिया है, डीएपी वगैरह है, खाद वगैरह हम डालते हैं खुद से बना के कृत्रिम, ठीक है? तो अगर हम इसका सटीक व संतुलन प्रयोग भूमि की दक्षता को बढ़ाता है और उपयोगों को संभव बनाता है, मृदा की उर्वरता को भी बनाए रखता है। ये आपकी मॉडर्न विधि है। अब आप खाद छिड़कने लगे भी। आपने देखा होगा कि आपके रसायन वगैरह का प्रयोग करने लगे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, लेकिन इसने कहा है इनका प्रयोग हमें सटीक रूप से करना है भी। चीज़ें क्लियर? धान के खेतों पर मेड़ों पर लगे केले पेड़ के पवन अवरोधक। अब ये देखिए, ये ना, ये धान के खेतों के मेड़ों पर लगे हैं केले के भी। ये एक तो हवा की रोक देते हैं, हवा तेजी से नहीं बहती, मिट्टी को नहीं उड़ा पाती, पानी की बचत करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा चलेगी वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी उतनी जल्दी क्या होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा भी। हवा की पवन को स्पीड को ये कम करते हैं भी, ठीक है, और मिट्टी को भी उड़ा के नहीं ले जाते भी। ठीक है। हरित ग्रीन हाउस में मृदा की नमी को ज्ञात करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी। ये है आपका हरित गृह में मृदा में नमी को ज्ञात करने के लिए ड्रोन का उपयोग। हम नमी देख लेते हैं कि आपकी मिट्टी में कितनी नमी है, इस ड्रोन का उपयोग किया जाता है अभी आगे। ये है ग्रीन हाउस। क्या होता है, कांच या प्लास्टिक से बनी एक पारदर्शी ढकी हुई संरचना जो नियंत्रित वातावरण में पौधों के विकास के लिए सूर्य के प्रकाश और गर्मी को संचित करती है। ये क्या करती है, सूर्य का प्रकाश को संचित करती है और उनके लिए एक पर्टिकुलर तापमान ये बनाती है भी। कांच या प्लास्टिक से बनी होती है, चीज़ आपको दिख रही है ना, ये वाली भी बनी एक पारदर्शी ढकी हुई संरचना जो नियंत्रित वातावरण में पौधों के विकास के लिए सूर्य के प्रकाश और गर्मी को संचित करती है भी। ये फिर क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को संचित करेगी और गर्मी को संचित करेगी, और वो वहां पर फिर उनका क्या होता है, छिड़काव इस प्रकार से पौधों के विकास में सहायक होती है भी। फिर है जल वर्षा आधारित और सिंचित कृषि। अब हम बात करने वाले हैं जल वर्षा और आपकी ये सिंचित, वर्षा आधारित और सिंचित कृषि। वो कृषि जो वर्षा पर आधारित है और जल पर आधारित है। सॉरी, वर्षा पे तो दोनों हैं और आपकी जल पे भी। मेरे हिसाब से अब मुझे रेस्ट लेना चाहिए भी। 3-4 क्लासेज आपकी लगातार हो गई है, गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम जल और वर्षा आधारित और सिंचित कृषि करेंगे भी, ताकि माइंड है आपका, एक बार माइंड आपका हैंग हो जाता है अभी।
ठीक है, आपका शरीर है वो कहता है भाई साहब आप धक्के से खींच रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट दे दीजिए। तो मुझे आवश्यकता है अपने दिमाग को और शरीर को रेस्ट देने की। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।